हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर की समस्या और उसका समाधान। सफल अमरूद उत्पादक का अनुभव। अधिक उपज के लिए प्याज के पौधरोपण में रखी जाने वाली सावधानियां। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में पशुपालन में अच्छी प्रगति की है, लेकिन इन दुधारू पशुओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आती रहती हैं। इन्हीं समस्याओं से आज हम बात करेंगे पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग के बारे में। तो क्या है इस रोग के कारण, लक्षण एवं निदान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शर्मा। नाम तो इसका ज्वर है, लेकिन इसमें पशु को बुखार नहीं आता। मिल्क फीवर के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें पशु को बुखार नहीं आता, अपितु जो शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से कम हो जाता है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो है पशु के आहार के अंदर कैल्शियम की कमी होना। तो ये कैल्शियम की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है, और ये रोग मुख्य रूप से अधिक दूध उत्पादन देने वालों पशुओं के अंदर ज़्यादा देखने में आता है। इसका जो प्रमुख कारण वो ये है कि अधिक दूध उत्पादन देने वाले पशुओं के अंदर खासतौर से कैल्शियम और फास्फोरस की जो आवश्यकता है ये अधिक होती है। और जब पशु ताज़ा बियाता है, रिसेंटली डिलीवर्ड अगर कोई पशु है, रिसेंटली पार्चुरेटेड एनिमल है, तो ताज़ा जो पशु जिसमें प्रसूति हुई है, उन पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी जो है वो सामान्यतः देखने में आती है, क्योंकि कैल्शियम दूध के साथ भी स्त्रावित हो जाता है और पशु के रक्त के अंदर, पशु के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी होने पर शरीर में भी कई उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिससे वो पूर्ति करने की कोशिश करता है। यदि पशु के आहार के अंदर कैल्शियम समुचित मात्रा में पशु की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, या पशु की उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तो ऐसे पशुओं के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो संकर पशुओं के अंदर, खासतौर से अधिक दूध देने वाले पशुओं के अंदर ये रोग प्रमुखता से देखा गया है। इस रोग के अंदर जो प्रमुख लक्षण है वो ये है कि ख़ास तौर से पशु अचानक रोगग्रस्त हो जाता है, अचानक बीमार हो जाता है, उसका दूध उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा, पशु एकदम खाना पीना बंद कर देगा, पशु नीचे बैठ जाएगा, निढाल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा और स्टर्नल रिकमेंसी में होगा, बैठा हुआ होगा, पेट की तरफ जो है वो देखता रहेगा और एकदम सुस्त लगेगा। पशुपालक भाइयों को लगेगा कि मेरा पशु बिल्कुल स्वस्थ था, एकदम हेल्दी था और अचानक ये उसको पशु को क्या हो गया।
तो ये एक गंभीर बीमारी है और अगर इसका समय पर उपचार नहीं हुए तो ये बीमारी जो है डाउनर्स काउ सिंड्रोम में चली जाती है और पशु जो है वो आड़ा पड़ जाता है और फिर उस समय उपचार कर पाना पशु का बड़ा ही मुश्किल है। तो जैसे ही पशु के अंदर खास तौर से अधिक उत्पादन देने वाले ताज़ा जो पशु बियाया हुआ हो, ऐसे पशु के अंदर जब हम लक्षण देखें कि इसके शारीरिक तापमान जो है वो काफ़ी कम हो गया है, दूध उत्पादन में गिरावट हुई है, पशु सुस्त हो गया है, निढाल हो गया है, पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा, तो और पशु का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह लेकर पशु का जो है हमें उपचार करवाना चाहिए। तो उपचार करना ये पशु चिकित्सक का दायित्व है, वो अपने विवेक से और अपने ज्ञान और अनुभव से इस रोग का उपचार करेगा। परंतु पशुपालक भाई इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं यदि वो पशु को खास तौर से जब पशु ज्ञापन हो, अंतिम अवस्था की लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हो, अंतिम अवस्था की गर्भकाल में हो, अथवा तुरंत ताज़ा ब्याया हुआ पशु हो जो अधिक दूध देता हो, तो ऐसे पशु के आहार में कैल्शियम जो तत्व है उसका समावेश करके हम उसकी कैल्शियम की ज़रूरत को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा खनिज लवण मिश्रण, मिनरल मिक्सचर जो फीडिंग है, सप्लीमेंट करें हम उसकी डाइट को, उसके आहार को खनिज लवण मिश्रण से सप्लीमेंट करें, पूरक आहार दें, उसे कैल्शियम के रूप में पूरक आहार दें, तो हम पशुओं के अंदर इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ताज़ा जो पशु अगर अभी ब्याया हुआ है तो उसका एक साथ ज़्यादा दूध नहीं निकालें, उसे पशुओं को दिन में 3 बार दोहें, सवेरे, दोपहर और शाम को। तो इससे क्या होगा कि शरीर से एक साथ कैल्शियम ड्रेन आउट नहीं होगा और वो शरीर में रहेगा और पशु को निरंतर कैल्शियम और फास्फोरस का जो पूरक आहार है वो पशु को मिलता रहे, तो पशु को मिल्क फीवर से हम पशु का जो है बचाव कर पाएंगे। और ताज़ा जो रिसेंटली जो पार्चुरेटेड एनिमल है, जो अभी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे पशुओं के अंदर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं हो, शरीर की जो है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं चला जाए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि एक बात है कि अगर अधिक उत्पादन देने वाले पशु के शरीर की आवश्यकताएं, उसके दुग्ध उत्पादन की आवश्यकताओं को सिर्फ हम नियमित आहार से पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि उस नियमित आहार के अंदर जो विभिन्न पोषक तत्व हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक निश्चित मात्रा के अंदर ही होती है और उसकी अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं, खास तौर से खनिज लवण की, विटामिन्स की। इन अतिरिक्त मिनरल्स और विटामिन्स और विशेषकर कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ये तत्व पूरक आहार के रूप में पशु के आहार में इनका मिश्रण किया जाना चाहिए। तो पशुपालक भाइयों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे न केवल वो अपने पशुओं को स्वस्थ रख पाएंगे, अपितु उनसे वो अधिकतम उत्पादन लेकर मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही परंपरागत खेती, जिस कारण किसानों को फसल से नुकसान उठाना पड़ रहा है। परंतु अब किसानों का रुझान फलों की बागवानी की तरफ बढ़ रहा है। हिसार के कैमरी गांव के किसान राम कुमार ने अमरूद का बाग लगाकर अपनी आय को बढ़ाया है। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। वर्षों से हरियाणा में किसान नरमा कपास की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले सालों से नरमा कपास की फसल किसानों के लिए लगातार सिर दर्द पैदा करता आ रहा है। इन फसलों में आने वाले रोगों ने जहां किसानों को आर्थिक और उत्पादकता का नुकसान दिया, वहीं बाजार में नरमा कपास के दाम के चलते किसान कर्ज के दलदल में लगातार फंसता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर बाग लगाकर यहाँ पर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं।
इसके अंदर एक बार ही अपना बाग ले लिया, बेच लिया, खोच लिया, उसके अंदर इसके इनकम ज़्यादा है, मतलब खर्चा कम होता है इसमें। और बाकी फसलों में दवाइयाँ, खाद, बीज ठोके जाओ, उसके अंदर कुछ आने जाने तो है बिल्कुल नहीं। इसलिए जो बागा ही काम करता हूँ मैं। कितने एकड़ में आपने बाग लगाया? ये बाग 9 एकड़ में है, 9 एकड़ में है। लाख सवा लाख रुपए आराम से इनकम हो जाती है अपनी। सघन बागवानी प्रणाली, इसकी उत्पत्ति और यह क्या है? हमारे जो दर्शक इस तकनीक के बारे में अभी तक नहीं जान पाए हैं, उनके फायदे के लिए इसकी संक्षिप्त रूपरेखा एवं मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इस तकनीक का विकास एवं इसकी परिपूर्णता केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा किया गया, जो कि इस संस्थान के वर्षों के अनुसंधानों और उनसे प्राप्त उत्साहवर्धक परिणामों पर आधारित था और बाद में उपर्युक्त तकनीक को मंडल एवं बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए संस्तुत किया गया, जिसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। सघन बागवानी के अंतर्गत सघन पौध संख्या को अपनाना, जैसे 222 पौधे 6 × 3 मीटर पर, 444 पौधे 3 × 3 मीटर पर या 888 पौधे 3 × 1.5 मीटर पर प्रति एकड़। अच्छा, जहाँ तक बाग की बात है तो इसके अंदर आपको अकेले से तो ये हो नहीं सकता, तो कितने बंदे आपने नहीं, बंदे मेरे पास 2 बाप बेटे हम हैं और बाकी हमारे पास आदमी है, हमारे बुला रखे हमने। तो कोई छटाई का है, कोई तुड़ाई का है, नु करके 12-13 आदमी मेरे पास हैं, सीजन के अंदर रहते हैं। अपना तो यही सब्जी मंडी के अंदर ही बिकता है। अपना अमरूद क्वालिटी बढ़िया है और क्वालिटी की वजह से अपना मंडी के अंदर ही बिकता है और मंडी के अंदर अच्छे रेट मिल जाते हैं हमारे को। 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक बिक जाता है हमारा अमरूद। पौधों की प्रारंभिक अवस्था से क्रमबद्ध एवं नियमित काट छांट संस्थान के पूर्व निर्धारित वृद्धि नियंत्रक सारिणी के अनुसार, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ शामिल है अति सघन बागवानी में पौधों की आरंभिक अवस्था में मुख्य तनों को जमीन की सतह से 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटाई या मीडो आर्चर्ड में जमीन की सतह से 30 से 40 सेंटीमीटर पर कटाई। यह कार्य सघन बागवानी में रोपण के 2 से 3 माह बाद तथा मीडो बाग में 1 से 2 माह बाद किया जाता है, जिससे काटी गई जगह के नीचे से 3 से 4 अच्छी दूरी पर शाखाओं का आगमन होता है। 4 से 5 माह की वृद्धि अवस्था के बाद जब ये शाखाएं पर्याप्त वृद्धि धारण करती हैं, तब प्रथम क्रम की इन शाखाओं को 50% लंबाई में दोबारा काटते हैं। इस प्रक्रिया को आगामी शाखा वृद्धि सतह के साथ चौथे क्रम तक दोहराते हैं, जब तक कि पौधा अपनी वांछित ऊंचाई मीडो आर्चर्ड 1.5 मीटर और सघन बागवानी 2.5 मीटर तथा कैनोपी सघन की 2 मीटर एवं मीडो आर्चर्ड की 1 मीटर को प्राप्त न कर ले। सभी कमजोर, रोगग्रस्त, सूखी एवं अनचाही टहनियों को हटाना और प्रत्येक फल तुड़ाई के तुरंत बाद सभी फल धारण करने वाले तनों को उनकी सामान्य लंबाई की 50% भाग की छटाई। कटाई छटाई है, जैसा दागी है, छोटा है, बड़ा है, उसकी अलग अलग वैरायटियाँ बनाओ, वैरायटी के पैसे मिलेंगे। वैरायटी बगैर तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर वैसे ही गाल के ले जाओगे टोकरी के अंदर तो उसको 2 रुपये किलो कौन लेगा, लेकिन उसको 4 छटाई करेंगे तो हम उसको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अभी इसके अंदर 20 किलो ख़राब निकल गया है 2 क्विंटल में, तो उसका दाम तो मिल जाएगा और उसको घुबड़ सुबड़ करके ले जाएंगे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए छटाई के लिए, तुड़ाई के लिए सफेद आदमी चाहिए। एक हाथ से तोड़ेंगे फल को तो उसके अंदर बहुत फ़र्क होता है, उस वैरायटी बन जाती है वो। और हाथ से गिरेंगे वो दागी हो जाएगा, सवेर लेके जाएंगे उसमें निशान पाएगा, वो 2.5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो बिकेगा। अगर उसकी मेहनत करोगे, मेहनत के हिसाब से लेके जाओगे तो उसके अंदर अच्छी वैरायटी बनाओगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। जहाँ कहीं भी इस प्रणाली का अच्छी प्रकार से प्रबंधन किया जाए, जैसे किसानों की तरह, तो यह सत्य मानिए कि 7 से 8 वर्ष की आयु वाले वृक्षों में 25 से 30 टन का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ ने अपने प्रक्षेत्र के उत्पादन के आधार पर जो पहला प्रमाण दिया था और जो उत्पादकता उसने दर्ज की थी, आज की यह उत्पादकता उसके काफी करीब है। और यह बहुत अनुभव करने योग्य बात है कि इस नई प्रणाली में न केवल उत्पादकता एवं आय में बढ़ोतरी हुई, बल्कि इसे अपनाए हुए किसानों के बागानों में विभिन्न शस्य कार्यों जैसे कटाई, छटाई, निकाई गुड़ाई, उर्वरक प्रयोग एवं दवा छिड़काव, तुड़ाई इत्यादि में कम श्रमिक लागत के साथ साथ इन कार्यों को करने में काफी आसानी हुई है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत। थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के किसान प्याज की नर्सरी लगभग तैयार कर चुके होंगे और ये समय पौधरोपण का है। पौधरोपण करते वक्त किसानों को कुछ वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि वो अपनी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए जानते हैं इस विषय पर जानकारी एक कृषि वैज्ञानिक से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि खरीफ प्याज के उत्पादन का समय भी आ गया है और उत्तम तकनीक से आप लोग नर्सरी भी तैयार कर चुके होंगे। इसके लिए सबसे उत्तम ये है कि भूमि का चुनाव, ढालदार भूमि का चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात है कि 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से, इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, अच्छा रोटावेटर चलाते हैं ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। इसमें मैं आपको बताऊं कि लगभग 2 से 3 टन गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद अगर पड़े तो इसका उत्पादन अच्छा होगा। साथ में 40 किलो से लेके 50 किलो डीएपी के साथ सल्फर देना, मतलब सल्फर हमारे प्याज के लिए आवश्यक है। इसको 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से नितांत आवश्यक है, जिससे चरपराहट जो होती है प्याज में वो बढ़ती है, रख रखाव बढ़ता है और इसकी साइज भी बढ़ती है। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बरसात के प्याज के प्रजाति के बारे में, जो हमारी एग्री फाउंड डार्क रेड प्रजाति है जो बरसात में लगाई जाती है। इसके बाद हम क्यारियां बना लेते हैं। क्यारियों की चौड़ाई करीब करीब जो है 2 मीटर 1.5 मीटर के करीब होनी चाहिए और लंबाई अपने हिसाब से होती है। जिसकी नर्सरी 40 से 45 दिन की हो, उसकी नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग अब खेत में की जा सकती है। मैं किसान भाइयों आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि इस सख्त क्रिया को करते हुए आप एक बार और डंपिंग ऑफ वाली बीमारी की दवा जो हमने कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बताया था, इसका एक बार इसमें रोपाई करते हैं। रोपाई करने पे ये जरूर ध्यान हो कि हमारे पौधों से पौधों की दूरियां जरूर मेंटेन की जाएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है पास लोग रोपाई कर देते हैं जिससे कंद का विकास हमारे नहीं हो पाता। तो 10 से 15 मतलब पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर कम से कम और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर कम से कम निर्धारित करके ही इसकी रोपाई करनी चाहिए, जिससे हमारे कंद का साइज बढ़ता है। किसान भाइयों, रोपाई के बाद किसान भाइयों प्याज की खेती के लिए, चूंकि हम बरसात में प्याज की खेती करते हैं, तो लगभग रोपाई के 40 दिन बाद और लगभग 75 से 80 दिन बाद एक जो है 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। कुछ खरपतवार होते हैं जिसको निदाई करके बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हमारे उत्पादन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने ये बताया कि प्याज की खेती बारिश के महीने में होती है, इसमें मुख्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है, परंतु किसी भी कारण से अगर अधिक जल भराव या अधिक पानी बरस जाता है तो भी हमको जल का पर्याप्त निकास होना चाहिए। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ढालदार खेत हो जिसमें हम प्याज की रोपाई करें तो किनारे से हमारा पानी निकल के बाहर चला जाए। दूसरा, अगर मान लीजिए 15 दिन 20 दिन का गैप भी होता है तब भी ये सहन कर लेती है, लेकिन जब हम सितंबर और अक्टूबर में जब बरसात हमारी नहीं होती है तो 2 पानी की जरूरत होती है। 15-15 दिन के अंतराल पे 2 पानी हम इसमें दे देते हैं, जिससे हमारा प्याज का उत्पादन बढ़ जाता है। करीब करीब मैं आपको बताऊं कि 30 से 35 दिन के बाद 25 किलो यूरिया
1 एकड़ में इसका टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसके बाद जब लगभग 60 से 75 दिन होता है तो एक स्प्रे NPK 18-18-18 का स्प्रे करते हैं, जिससे उसके पत्तियों से पोषक तत्व हमारे पौधों की गांठों तक पहुंचता है और इसके उत्पादन पे अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोगों को इसके संदर्भ में ये भी बताना चाहता हूं कि खरीफ प्याज में अगर 1 एकड़ में आप अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो करीब 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होता है। तो उस समय इंतजार नहीं करना चाहिए, उसको खेत से तुरंत ही खोद के बेच देना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई इस तरह की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ करीब 60 से 70 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। देखिए, मैं आपको जो है बकरियों की देखरेख के बारे में जो है जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो है 14 महीने में 2 बार बच्चे देती है और बच्चे जो हैं वो ट्विंस होते हैं, एक बार में 2 बच्चे जनरली होते हैं। तो आजकल चूंकि चारागाह कम पड़ गए हैं तो एक बर्बरी जो ये हमारी ब्रीड है, इसको आप बांध के भी खिला सकते हैं और बहुत अच्छी जो है नस्ल है ये बकरी की। तो दूध देने में भी और जो है मांस के लिए भी, क्योंकि ख़ास तौर से जो बकरी पालन है हमारा, इसमें मेन पर्पज जो है वो मांस के लिए रहता और बाद में हम जो है दूध का भी जो है इससे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दूध जो है इसका वो ह्यूमन मिल्क से या आदमी के दूध से बहुत मिलता जुलता है। तो बच्चों के लिए या वृद्ध लोग हैं जो गाय या भैंस का दूध नहीं पचा सकते तो उनके लिए ये बहुत मुफीद है। तो जब हमारी बकरियां जो हैं वो प्रेगनेंसी में हों, बच्चा देने वाली हों या दूध दे रही हों, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि भाई बरसीम या जो है लूसर्न रिज का हमारा, इनकी है जो है इनको 1.5 से 2 किलो हम दें। और हमेशा जो है जब दूध देती रहे या प्रेगनेंसी में हो तो 250 से 300 ग्राम जो है हम इनको दाना देते रहें। ये बड़ा ज़रूरी है बकरियों में उनकी सेहत के लिए। और इस दाने में हमें ये ध्यान रखना है कि 1% नमक और 2% जो है हमारा मिनरल मिक्सचर अवश्य होना चाहिए। इससे जो बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे मिल्क फीवर है या बीमारियों से लड़ने की ताकत भी जो है हमारी आती है, तो कभी बकरियां कम से कम बीमार होंगी और हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक जो है लाभ मिलेगा। अब जो है बरसात आने वाला है या कुछ जगह पर बरसात चल रही है, तो किसान भाई जो हैं जो टीकाकरण है, चाहे वो बकरियों में जो है चेचक का है या फूट एंड माउथ डिजीज है FMD, तो इनके सबका जो है टीकाकरण करा लें। और बरसात में जो है पैरासाइट्स भी जो है परजीवी भी बहुत आते हैं,
परजीवियों में जैसे जूं है, किलनी है, किलौनी है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल पैरासाइट्स हमारे राउंड वॉर्म्स हैं, टेप वर्म्स हैं। जो बाह्य परजीवी हैं ये खून चूस जानवर को एनी या जो है खुजली या उसके बाल उड़ना ये सब होता, और जो अंदर के पैरासाइट हैं वो आंतों से जो है और पूरा भोजन खा जाते हैं और कई तरह की ये फैलाते हैं। तो इसके लिए जो है अब आइवरमेक्टिन जो है इंजेक्शन आ गया है। ये आइवरमेक्टिन जो है चाहे आपके बाहर के कीड़े हों चाहे अंदर के कीड़े हों, सभी कीड़ों को जो है 3-4 घंटे में जो है ये साफ कर देता। और आइवरमेक्टिन की डोज जो है बकरियों में वो 1 से 2 ml रहती है और सब कट लगता, कोई भी किसान भाई जो है लगा सकता और 6 महीने तक जो है इसकी वो रहती है। तो 6 महीने तक फिर किसी भी तरह के नहीं होंगे। और बरसात में जो है यही 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई जहाँ गंदे तालाब जो है घोंगे उनके पास ना ले जावें अपने जो है बकरियों को, क्योंकि उनसे घोंगे में ही जो है लिवर फ्लूक जो पैरासाइट है परजीवी ये जो है बकरियों में आ जाता। तो ये अगर इतनी चीज़ें आप कि भाई फीडिंग में हम जो है ल्यूसर्न है या बरसिम है या जो है पत्तियां जो है हमारे पेड़ों की पत्तियां, हरी पत्तियां, या आप जो है उनको दाना जो है 250 से 300 ग्राम रोजाना देते रहेंगे जिसमें नमक और खनिज मिश्रण अवश्य हो, तो आपकी बकरियां जो हैं वो अधिक से अधिक लाभ जो हैं देंगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाने जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार के लिए मूंगफली में किए जाने वाले कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।